अ, हेलो एवरीवन। चूँकि हम पढ़ रहे थे हमारा का उत्सर्जन तंत्र का हमने पार्ट वन जस्ट देख लिया था। आज जस्ट हम पार्ट टू देखेंगे। इस पार्ट वन में हमने बस ये देखा था कि आखिर हमारा ब्रिक होता क्या है, ब्रिक से संबंधित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या फिर जो ब्रिक होता है ब्रिक का जो मतलब बाय संरचना कैसे होता है। आज जस्ट इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का हमारा जो होता है आंतरिक पार्ट कैसे होता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक किन मतलब किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो हमारा ब्रिक होता है ना, ब्रिक जो होता है हमारे अंदर से ऐसे दिखाई देता है। जब ना हम ब्रिक को मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई ह्यूमन एक्सप्रेशन आ जाए, फिर चाहे ब्रिक किडनी आ जाए, अगर आप उसे काटेंगे तो आपका जो उसका आंतरिक पार्ट होगा ना, आंतरिक पार्ट ऐसे ही दिखेगा। वैसे मैंने देखा है, आप भी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको भी देखने को मिल जाएगा कि जो ह्यूमन किडनी होता है आखिर ये होता कैसा है। तो देखना मत भूलिएगा। चूँकि देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ ना आप उसके डायग्राम को भी देखा कीजिएगा आखिर होता कैसा है। जब आप ये रियलाइजेशन कर लेंगे कि उसका आखिर डायग्राम ऐसा होता है, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे कोई मतलब कहेगा ना कहीं भी आप इसे के बारे में लिख दीजिए, तो आप तुरंत लिखेंगे। लिखने में 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होगी, या फिर मतलब एक नहीं होता है डर टाइप रहता है, डर टाइप नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसकी संरचना को देख चुके हैं कि उसकी जो संरचना होती है आखिर होती कैसी है। आखिर जो ब्रिक है, ब्रिक होता क्या है। जब इतना सब आप कुछ जान जाओगे ना, तो बहुत नॉर्मली से आपका ब्रिक के बारे में लिख दोगे, उससे संबंधित के मतलब उससे संबंधित लिख दोगे। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक के बारे में आप बहुत ही इजीली लिख दोगे। तो मतलब डायग्राम देखना मत भूलिएगा, डायग्राम नहीं उसका वास्तविक फिगर देखना कभी मत भूलिएगा कि आखिर जो ब्रिक होता है हमारा ब्रिक होता कैसा है। अब बात करते हैं कि जब हमारा ब्रिक है तो ब्रिक का आंतरिक पार्ट कैसा होता है। वैसे मैंने बताया था कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक दो भागों से मिलकर बना होता है। क्या जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक दो भागों से मिलकर बना होता है। इसका जो हमारा बाहरी पार्ट होता है, क्या देखिए, ये जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का हमारा जो ये बाहरी पार्ट होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का ये जो बाहरी पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्टेक्स। वैसे मैंने बताया था लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए, ठीक देखिए। ये जो हमारा ब्रिक का बाहरी पार्ट होता है, इस ब्रिक के बाहरी पार्ट को हम कहते हैं कार्टेक्स। और जो ये आंतरिक पार्ट है, देखिए जो बाहरी पार्ट है इसे हम कार्टेक्स कहते हैं, और जो हमारा आंतरिक पार्ट होता है इसे हम मेड्यूला कहते हैं। क्या जो हमारा आंतरिक पार्ट होता है, आंतरिक पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला। ठीक, याद रखिएगा। देखिए आप इस यहाँ पर ना ऐसे याद कर सकते हैं, म से मिडल भी होता है और म से मेड्यूला है। तो म से मिडल और म से मिडल है, जो मिडल में पाया जाता है उसे मेड्यूला कहते हैं, और जो बाहरी है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स। आप सीएम से भी याद कर सकते हो। सीएम जो ब्रिक होता है, ब्रिक दो भागों में विभक्त होता है, जिसे हम सीएम कहते हैं। सीएम मन इसका जो फर्स्ट पार्ट अर्थात जो बाहरी पार्ट होता है इसे हम कार्टेक्स कहते हैं, और यह मतलब ना जो आंतरिक पार्ट होता है मेडुला मेडुला कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक के टू पार्ट्स होते हैं, जिसमें इसका बाहरी पार्ट कार्टेक्स होता है, जो आंतरिक पार्ट होता है हमारा मेडुला होता है। इसके अलावा जब आप ब्रिक को काट कर देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको ऐसे संरचनाएं दिखाई देंगी, मतलब त्रिभुजाकार बहुत सारी संरचनाएं दिखाएंगी। वैसे ये जो त्रिभुजाकार संरचनाएं होती है ना, ये वाली ये 8 से 15 होती है। किसमें, प्रत्येक ब्रिक में आप देखोगे तो ये जो होती है ना, ये त्रिभुजाकार संरचना है, ये 8 से 15 होती है। इन्हें हम पिरामिड कहते हैं। का जो ये त्रिभुज के आकार की जो देखिए यहाँ पे ना, ये जो त्रिभुज के आकार की संरचनाएं हैं इन्हें हम कहते हैं पिरामिड। पिरामिड, इसे हम पिरामिड कहते हैं। वैसे आपने पिरामिड देखा होगा ऐसे वाला, तो वैसे भी ये भी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड। इसके अलावा ना ये जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड एक दूसरे से जिस भाग द्वारा मतलब क्या होता है, अलग होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये पिरामिड है और यहाँ पे एक पिरामिड है। अब यहाँ पे ये दो पिरामिड है ना, तो दोनों पिरामिड जो होते हैं ना जिसके द्वारा अलग होते हैं, इन्हें हम वॉलकुट कहते हैं। ये जो है ना दोनों जिसके द्वारा अलग होते हैं इसे हम वॉलकुट कहते हैं। और इस विधि को ना मतलब पिरामिड के अलग होने की विधि को होते हैं तो वॉलकुट की वजह से है, लेकिन जो विधि होती है जिसके द्वारा ये अलग होते हैं ना, इसे हम कहते हैं बर्टिन के रीनल। क्या, बर्टिन के रीनल। वैसे आप इतना डीप में मत जानिए, बस आप जानिएगा कि यह क्या होता है, वॉलकुट के द्वारा अलग होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैंने बात कहा है रीनल, याद रखिएगा का यहाँ पे जो का पॉइंट है रीनल, इसे आप जीवन भर मत भूलिएगा। अगर ना आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटेटिव हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको कहीं भी रीनल दिख जाए ना, बस जस्ट रीनल, तो आप याद रखिएगा कि जो रीनल होता है, रीनल जो होता है ये ब्रिक से संबंधित होता है। अगर यहाँ पे अगर रीनल हाइलम भी आ जाए ना, तो याद रखिएगा कि जो रीनल होता है, रीनल हमेशा ब्रिक में ही आता है। तो रीनल को आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मैंने बर्टिन के रीनल बताया, क्योंकि आप रीनल को याद रखिए। रीनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ भी आपको दिख जाए मान दीजिएगा कि ये ब्रिक से क्या संबंधित है। ये हमारा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद ना ये देखिए, ये जो भाग होता है ना इसे हम कैलिक्स कहते हैं। जो पिरामिड का चौड़ा भाग होता है, जो वॉलकुट से लगा होता है, इस भाग को हम कैलिक्स कहते हैं। का इस भाग को हम मतलब लघु कैलिक्स कहते हैं, वैसे कैलिक्स कहते हैं। और दो कैलिक्स मिलकर के एक दीर्घ कैलिक्स का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो कैलिक्स होते हैं, जो बृहद कैलिक्स होते हैं, बृहद कैलिक्स मिलकर के का एक
पेल्विस या फिर श्रोणि का निर्माण करता है। ये जो हमारा होता है ना, इसे हम पेल्विस या फिर श्रोणि कहते हैं, पेल्विस या फिर श्रोणि। यही जो हमारा पेल्विस या फिर श्रोणि होता है ना, ये जा करके कहाँ हो जाता है, ये हमारे मूत्र नलिका का क्या करता है, निर्माण करता है। ये हमारे मूत्र नलिका का निर्माण करता है। और इस मूत्र नलिका और जो ये पेल्विस या फिर श्रोणि होता है ना, क्या पेल्विस या फिर जो श्रोणि होता है, इसके द्वारा ही हमारा क्या होता है, मूत्र छन करके या फिर रक्त छन करके रक्त नलिका में जाता है और मूत्र छन के मूत्र नलिका में चला जाता है। तो ये मेन पार्ट होता है किसका, वृक्क का। ये हमारा मतलब ना याद रखिएगा कि जो वृक्क का आंतरिक पार्ट होता है, आंतरिक पार्ट में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस वही 2 भाग होते हैं। इसके अलावा उसमें पिरामिड जैसी संरचनाएं होती हैं। इसमें जो बलकुट से लगा वो भाग होता है, जो चौड़ा भाग होता है उसे हम दीर्घ लघु कैलिक्स कहते हैं। और 2 लघु कैलिक्स मिल करके परस्पर दीर्घ कैलिक्स का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो दीर्घ कैलिक्स या फिर जो बृहद कैलिक्स होते हैं, ये हमारे श्रोणि या फिर पेल्विस का निर्माण करते हैं। और जो हमारी ये श्रोणि या फिर जो हमारी पेल्विस होती है ना, ये आगे चल करके मूत्र नलिका का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा जो मूत्र होता है ये मूत्राशय में जाकर क्या होता है, एकत्रित होता है। तो ये हमारा आंतरिक पार्ट खत्म हुआ। इसके अलावा आप याद रखिए कि जो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो वृक्क होता है, वृक्क दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कहा जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क हमारी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम। चलिए कौन बात नहीं, ये जो झिल्ली होता है ना, झिल्ली को हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसके बाद देखिए हम देखते हैं का ये जो पूरी संरचना है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी संरचना है नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन। ये इसकी जी इतना पतली कहाँ चले समझ नहीं आ रहा। देखिए ये जो हमारी पूरी संरचना है ना, ये टूट गया है। ये जो हमारी पूरी संरचना है ये हमारी नेफ्रॉन की है। अब बात करें कि नेफ्रॉन कहते किसे हैं। अब बात आती है कि नेफ्रॉन कहते किसे हैं। देखिए जैसे कि जो हमारा शरीर होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर हमारा जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर हमारा किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर होता है, हमारा जो पूरा शरीर होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि जो अणु होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है, वैसे ही ना जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क हमारा नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। इसलिए ना यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो होता है ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। जो ब्रेन जिससे मिलकर, जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन बात करें वृक्क जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नेफ्रॉन, जो वृक्क होता है नेफ्रॉन से क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे कन्फ्यूजन मत कीजिएगा क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। ओके, तो मैं क्या कर रही थी, हाँ जैसे कि जो वृक्क की ना, इसे हम वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कार्यात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि यही क्रिया करता है तो मूत्र का निर्माण होता है। और इसके बाद इसी के मतलब यही जब कई जुड़ते हैं तो का वृक्क की संरचना का निर्माण होता है। तो का इसलिए इसे को हम संरचनात्मक भी कहते हैं और क्रियात्मक भी कहते हैं। आप कह सकते हो कि जो वृक्क की सबसे छोटी इकाई होती है ना, का जो हमारा वृक्क होता है, इस वृक्क की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, ये हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए नेफ्रॉन के कुछ बारे में, तो आप कहिएगा कि जो नेफ्रॉन होती है ना, नेफ्रॉन हमारे शरीर में जो हमारा वृक्क होता है, बस एक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख पाई जाती है। एक वृक्क में जो प्रत्येक नेफ्रॉन की संख्या होती है ये 8 से 12 लाख होती है। इसके अलावा दोनों का आप जोड़ लीजिएगा, हो गया। इसके बाद आप लिख दीजिएगा ना कि जो हमारी क्या होती है, ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन एक नली के समान संरचना होती है, जो कुंडलित नुमा संरचना होती है। एक नली जैसी होती है और ये कुंडलित संरचना होती है। ये मतलब ये इतना बस लिख दीजिएगा, बहुत है का नेफ्रॉन के बारे में, इसकी संरचना। इसके बाद तो इसकी संरचना का व्याख्या करना ही है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या होता है, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। जो हमारा पूरा नेफ्रॉन है, पूरे नेफ्रॉन के हमारे 2 भाग होते हैं। इसमें जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं मेलपिगियन कणिका। कणिका या फिर कोशिका भी कह सकते हो या फिर कणिका भी कह सकते हो, ठीक। देखिए मेलपिगियन कणिका। और इसका सेकेंड पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं स्रावी भाग। देखिए ये जो हमारा पूरा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बस 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है मेलपिगियन कणिका, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्रावी भाग। देखिए यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से लेकर के एकदम पूरा यहाँ तक, तो ये हमारा होता है का स्रावी भाग। मतलब ना आप मान सकते हो कि जो जैसे कि ना बता रही हूँ, ठीक। देखिए और ये जो हमारा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेलपिगियन कणिका। मेलपिगियन कणिका याद रखिए,
कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बस जस्ट 2 पार्ट होते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है मेल्पिगियन कणिका, और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं स्रावी भाग। आप ना इसे ऐसे देख लीजिए कि ये जो हमारा देखिए बस यहाँ से जो ऊपर की संरचना है ना यहाँ से जो ऊपर की संरचना इसे हम कहते हैं का मेल्पिगियन कणिका। मेरे में नहीं है मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। कहाँ नेफ्रॉन, मान लीजिए कि मैं नेफ्रॉन हूँ मान लीजिए, वो थोड़ी ना, मान लीजिए कि मैं नेफ्रॉन हूँ, तो मेरा ये जो मुंडी है ना यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी पूरी मतलब बॉडी है, यहाँ से बस सर से ऊपर की ये मेरी मेल्पिगियन कणिका है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये हमारी मेल्पिगियन कणिका है। और इसके अलावा ये जो मेरा पूरा शरीर है, यहाँ से छोड़ दीजिए, अगर मैं अपने आप को काट कर निकाल दूँ तो यहाँ से जो हट जाएगा ना ये मेल्पिगियन कणिका होगा, और यहाँ से जो बचेगा पूरा मेरा शरीर ये हमारा होगा का स्रावी भाग। क्या स्रावी भाग। तो वैसे ही इसका जो फर्स्ट भाग होता है बस जहाँ बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट तक ये क्या होता है हमारा मेल्पिगियन कणिका होता है। इसके अलावा ये जितना भी भाग होता है जिसमें ये समस्त दूरस्थ और जो सभी होते हैं ना ये हमारे क्या होते हैं स्रावी भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखिए इसका फर्स्ट भाग मेल्पिगियन कणिका में हमें ये देख लीजिए कि पहले देख लीजिए कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है मेल्पिगियन कणिका, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है हम कहते हैं स्रावी भाग। इसके बाद देखिए हो गया। इसके बाद देखिए ये जो हमारा मेल्पिगियन कणिका होता है ना का, ये जो यहाँ तक मेल्पिगियन कणिका होता है इसके भी 2 भाग होते हैं। जो हमारी मेल्पिगियन कणिका होती है, मेल्पिगियन कणिका के भी 2 भाग होते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट भाग होता है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ। क्या, ग्लोमेरुलस। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस, हिंदी में कहते हैं ना केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। और जो इसका सेकंड पार्ट आता है हमारा आता है बोमेन संपुट, अब बात करते हैं केशिका गुच्छ किसे कहते हैं। देखिए जब ना जब इसका देखिए कैसे मैं बताऊँ आपको, नॉर्मल देखिए ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं केशिका गुच्छ। आप जानते हो किसका किसे कहते हैं, आपने सुना होगा किसका किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा ना कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी शीरा या फिर धमनी नलिका होती है उनकी जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी नलिका, शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी रक्तवाहिनी। अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप बताइए केशिका किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना केशिका गुच्छ, अर्थात केशिकाओं का गुच्छा है। केशिका गुच्छ मतलब केशिकाओं का गुच्छा है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है किसका किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि बताइए किसका किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि शरीर में पाई जाने वाले सबसे छोटी रक्त की नलिकाएं, रक्त की वाहिनियाँ, रक्त की नलिकाएं या फिर रक्त की वाहिनियाँ। क्या, शरीर में पाई जाने वाली, शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ हमारी क्या कहलाती हैं, किसका कहलाती हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा किसका कहलाती हैं। हमारे शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ होती है ना वो क्या होती है, हमारी केशिका होती है। और जो केशिका होती है ना, केशिका से जो हमारी शीरा होती है धमनी में परिवर्तित हो जाती है, और जो धमनी होती है शीरा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में धमनी और का शीरा का पूरा जाल बिछा हुआ है, जहाँ से रक्त आता हो जाता है पूरे शरीर में संचारित हुआ होता है। ये इस पूरे को ना जो हमारी धमनी और शीरा होती है इसे हम पूरा अपने परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे केशिका आया है तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर में सबसे छोटी पाई जाने वाली ना क्या होती हैं, और रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उन्हें हम केशिका कहते हैं। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे आप जानते हो कि जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क में क्या होता है, मतलब रक्त का छानना ही होता है। जो वृक्क आता है वृक्क में रक्त का छानना ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप बताए, यहाँ पे ना मैंने यूट्यूब पर देखा था क्वेश्चन गलत बताया था। वहाँ पे जीके के साथ पढ़ा रहे थे तो उसमें गलत था कि जो रक्त होता है रक्त को शुद्धिकरण करने का क्या करता है, रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य वृक्क करता है। लेकिन ये गलत है, रक्त को छानने का कार्य करता है, न कि शुद्धिकरण का। तो भ्रम में मत रहिए कि जैसे लड़कियाँ रहती हैं कि जो लड़के होते हैं बस उन्हें ही पसंद करते हैं, किसी और को नहीं पसंद करते हैं और मतलब बस उन्हें ही मानते हैं। तो यहाँ पे आप भ्रम में मत रहिए। ठीक, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है ये हमारे फेफड़े में होता है, न कि हमारे वृक्क में होता है। और ना यहाँ पे जो रक्त का छानने का कार्य होता है ये हमारे जस्ट कहाँ होता है, हमारे नेफ्रॉन में होता है। तो जब रक्त का छाना हो रहा है तो रक्त का तो आना भी जरूरी है। जब यहाँ पे रक्त छन रहा है तो नॉर्मल सी बात है, रक्त तो चाहिए ही ना। तो रक्त लाने के लिए यहाँ पे 2 नलिकाएं पाई जाती है, एक तो लाती है दूसरी ले जाती है, एक तो लाती है दूसरी ले जाती है। क्योंकि जो रक्त आएगा रक्त जाएगी, तो पूरा रक्त शरीर से बाहर तो निकलेगा नहीं, जो आएगा वो जाएगा भी। तो यहाँ पे हमारी 2 रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे जो रक्त को लेकर आती है
इसे हम कहते हैं अभिवाही, जो हमारे वैसे दिख नहीं रहा है उधर ना। ठीक है, देखिए मैं इसे मिटा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ये तो हमारा हो गया था आंतरिक भाग, तो इसे हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे जो रक्त लाती है ना, ये थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि जब रक्त आएगा तो रक्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब देख पहले पहले देख लीजिए। ठीक, जो रक्त लाती है ना, इसे हम कहते हैं अविवाही धमनिका, अविवाही धमनिका। और जो रक्त को लेकर जाती है, ये अविवाही की अपेक्षा ना अपवाही होती है। तो ये थोड़ी मतलब ना, ये क्या होती है, थोड़ी पतली होती है। तो यहाँ पे दो रक्तवाहिनियाँ होती हैं, एक रक्त को लाती है और दूसरी रक्त को लेकर जाती है, तो इसे कहते हैं हम अपवाही धमनिका, निका। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं ना एटररी, एटररी एफेट्री कहते हैं, और इसे इन्फेट्री कहते हैं। इन्फेट्री और एफेट्री, इन्फेट्री, एटर्री एटर्री होता है। इंग्लिश से थोड़ा फंस जाती है ना। इसके बाद देखिए अभिवाही और अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका होती है ना, ये अपवाही धमनिका की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। मान लीजिए कि ना, जो हमारी अभिवाही है, अगर हमारी अभिवाही इतनी है, अगर हमारा मान लीजिए अभिवाही इतनी मोटी है, तो जो हमारी अपवाही होगी ये बस 3 के ही मतलब इतना ही होगा। अगर हमारा अपवाही इतना चौड़ा है, मतलब इतनी मोटी है, तो जो हमारी अपवाही होगी ये इतनी ही मोटी होगी, मतलब बस जस्ट इतनी होगी। क्योंकि ना जब हमारे शरीर में रक्त आता है ना, जब हमारे नेफ्रॉन्स में रक्त आता है, तो उसका रक्त का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसमें उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं। रक्त तो होता ही है, कहाँ से पूरा रक्त रहेगा ही, और उसमें उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, तो पूरे साथ लेकर आता है। लेकिन जब जाता है तो रक्त में का उत्सर्जित पदार्थ नहीं रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि रक्त का जो भार होता है कम हो जाता है, या फिर वो थोड़े से भी मार्ग में जा सकता है। तो इसलिए जो हमारी अभिवाही होती है, अभिवाही धमनिका होती है, ये अपवाही धमनिका की अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। और ये जो अभिवाही और अपवाही धमनिका होती है ना, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये जाकर छोटे छोटे शाखाओं में विभक्त हो जाएंगी। जब छोटे छोटे शाखाओं में विभक्त हो जाएंगी, तो वो नीचे रक्त को छानने का कार्य करती है। तो इन्हीं की जो लास्ट जो सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ये इस गुच्छ का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। तो आप कह सकते हो केशिकाओं का गुच्छ क्या कहलाता है, हमारा केशिका गुच्छ कहलाता है ये। और जो हमारा केशिका गुच्छ होता है ना, ये हमारे रक्त को छानने का कार्य करता है। जो हमारे केशिका गुच्छ में छना हुआ रक्त होता है, ये हमारे बोमेन संपुट में क्या करता है, प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पे अगर रक्त आया तो यहाँ से छनेगा, अगर यहाँ से रक्त आया तो यहाँ से छनेगा, और छन करके ये कहाँ जाता है, बोमेन संपुट में जाता है। लेकिन जब यहाँ पे रक्त का छनाव होता है ना, तो इसमें से पूरे के पूरे निकाले लिए जाते हैं। कहा पूरे के पूरे एकदम, मतलब जितने भी ना विटामिन सब, खाली खाली रक्त को छोड़ के रक्त में पाए जाने वाले जितने ग्लूकोज हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, मतलब यूरिया हुआ, फिर विटामिन प्रोटीन सब निकाल लिए जाते हैं, और एमिनो सब निकाल दिए जाते हैं, बस रक्त को छोड़ दिया जाता है इसमें। और ना जब ये बोमेन संपुट में आता है, तो यहाँ पे किसका कुछ होता है। इसके बाद ना आप देखोगे, जब आप नेफ्रॉन का अध्ययन करोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर ना केशिकाओं का बहुत सारा जाल पाया जाता है, जिसे हम केशिका नेट या फिर केशिका जाल कहते हैं। अगर आप मतलब जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की सही तरह से संरचना को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे कि आप ऐसे ना बहुत सारी केशिकाओं का जाल पाया जाता है। यहाँ पे मोटा हो रहा है, मतलब पहले से मैंने नहीं बनाया ना, तो कुछ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। कौन सा प्रोग्राम में भाग लेना है। आप देखोगे ना, जब मतलब नेफ्रॉन की संरचना, तो उसमें देखोगे कि आप इसमें ना बहुत सारे ऐसे ना कुछ केशिकाओं का जाल फैला होता है वैसे। इन केशिकाओं का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है किसके, रक्त के छनने में। ये हमारा क्या है, केशिका जाल है, केशिका जाल है। अब केशिका जाल किसे कहते हैं, तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के ऊपर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, मतलब केशिका का एक जाल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिका जाल कहते हैं। इसे आप ऐसे कर लीजिए, कलर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। इन केशिकाओं का ना बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे रक्त छन रहा है, तो अगर यहाँ पे आ गया,
तो जब यहाँ पे आ गया तो ये पूरा रक्त का शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्या, जब देखिए जब हमने यहाँ पे जब हमने रक्त को छाना है, अगर मैं इसमें पुनर्शोषण या फिर कुछ कर भी ना करूँ, मतलब खाली खाती रहूँ पीती रहूँ और यहाँ से छान के रक्त आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि शरीर से बाहर निकल जाएगा। जैसे हमने लिया था वैसे निकल जाएगा। इसमें अगर जब मैंने छाना तो इसमें ग्लूकोज भी था, प्रोटीन भी था, विटामिन भी था, इसके अलावा अमीनो अम्ल भी था। चूंकि प्रोटीन का क्या होता है, एक क्रियात्मक इकाई होती है। जब मैंने पूरा छान के शरीर से बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, बस रक्त। मतलब जो हमारा रक्त है, रक्त में अगर हमारा ग्लूकोज न रहे, विटामिन ना रहे, प्रोटीन्स ना रहे, अमीनो अम्ल न रहे, तो रक्त का क्या कार्य है? रक्त का तो कुछ काम ही नहीं है, बस पानी की तरह बहता रहे। हमारे शरीर में एनर्जी आएगी ना जाएगी ना, हमारा शरीर वृद्धि करेगा, मतलब कुछ नहीं होगा, लगभग हम जीवित ही नहीं रहेंगे। जब ग्लूकोज की मात्रा, जब हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कहाँ से? तो ये जो हमारी केशिका होती है ना, जो केशिका का जाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग निकाल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाती हैं। आप याद रखिएगा कि जो हमारा रक्त होता है ना, जो हमारे रक्त के छानने की विधि होती है, ये रक्त के छानने की विधि में 3 विधि आती हैं। जो हमारा रक्त का छानना होता है, रक्त के छानने में 3 विधियां आती हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा का मेल्पिगन कणिका होता है, मेल्पिगन कणिका के 2 भाग होते हैं। इसके जो हमारा पहला भाग होता है ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है ये हमारा होता है बोमेन संपुट। वैसे मैं अभी बताऊंगी कैसे तीनों होता है। पहले यहाँ पे आप पहले जो हमें भाग पढ़ रहे हैं तो पहले भाग को पढ़ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट भाग हो गया का मेल्पिगन कणिका, जो इसका सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है हमारा स्रावी भाग। स्रावी भाग में ना यहाँ पे 1 2 3 पार्ट आते हैं, 4 पार्ट आते हैं। जो हमारा स्रावी भाग होता है, स्रावी भाग में 4 पार्ट आते हैं, 4 पार्ट। इसमें जो ये 5 की जो नलिका होती है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख है। तो मुख के पास जो पाएगी तो इसे क्या कहेंगे, हम समीपस्थ कहेंगे। तो ये जो मेल्पिगन कणिका के पास बह जाती है, इसे हम कहते हैं समस्त नलिका, अंतस्थ, या फिर क्या कहते हैं, समस्त कहते हैं, समीपस्थ, हाँ समीपस्थ, इसे हम कहते हैं समीपस्थ नलिका। इसके बाद ये देखिए, ये हमारी दूर की नलिका है, ये हमारी दूर की नलिका है, इसे हम कहते हैं दूरस्थ नलिका। यहाँ पे का जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र का संग्रह होता है, इसलिए हम कैसे कहते हैं संग्रहण नलिका। और इसे हम कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे यू आकार की संरचना, इसे हम कहते हैं हेनले का लूप, हेनले के लूप, हेनले के लूप का। जो हमारे यहाँ पे ना यू आकार की संरचना पाई जाती है, हमारे नेफ्रॉन में से यू आकार की संरचना पाई जाती है, इसे हम कहते हैं हेनले के लूप। आप देख रहे हो कि यहाँ से रक्त उतर रहा है, जब यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ से रक्त उतर रहा है, अर्थात रक्त में घटोत्तरी हो रही है, का मतलब रक्त का नीचे आ रहा है। तो ऐसे को इसे हम कहते हैं ना अवरोही, इसे हम कहते हैं अवरोही, अवरोही हेलने का लूप, ऐसे कहते हैं आरोही। आरोही मतलब चढ़ना, देखिए आरोही मतलब होता है ना चढ़ना। आरोही हिलने का लूप, का लूप, या फिर हम इसे आरोही हिलने का लूप भी कर सकते हैं, या फिर आरोही भुजा या फिर अवरोही भुजा भी कर सकते हैं, दोनों भाग का। क्योंकि ये हिलने के लूप के बाद जो पूरी यू आकार की संरचना होती है, इसे हम कहते हैं हिलने के लूप। अगर उतर रही है तो अवरोही, चढ़ रही है तो अवरोही, तो दोनों भाग तो हिलने के लूप भी कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं भुजा। भुजा इजी है, तो आप कहिएगा कि जो हमारी ऐसे आती है ना, इसे हम कहते हैं अवरोही भुजा, जो ऊपर जाती है इसे कहते हैं हम आरोही भुजा। तो हिलने के लूप हो गया। इसमें 4 पार्ट था, समीपस्थ, दूरस्थ, संग्राहक नलिका और हिलने के लूप। हिलने के लूप में याद रखिएगा आरोही भुजा और अवरोही भुजा। वैसे मत याद रखिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल आप लिखोगे तब भी हो जाएगा कि जो हमारा स्रावी भाग होता है, स्रावी भाग के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हमारी आती है समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। मतलब देखिए यहाँ पे आप याद कैसे कीजिएगा, पास का होता है दूर, अगर आप विलोम पढ़ोगे तो पास का होता है दूर, तो समीपस्थ का दूरस्थ, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। इसके बाद एक और नलिका आती है जिसको हम कहते हैं संग्राहक नलिका। क्या, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, संग्राहक नलिका। और बस एक और याद रखिएगा क्या होता है, हिलने के लूप होता है। 3 को तो ईजी है, तीनों में नलिका नलिका है, एक में समीपस्थ, एक में दूरस्थ है, एक में संग्राहक है, खत्म। अगर समीप दूर है तो उसमें कुछ संग्रह तो होगा ना, अगर समीप है और दूर है तो उसमें कुछ संग्रह होगा। तो समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और संग्राहक नलिका। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हिलने के लूप। हिलने का लूप याद कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे ब्रिज के आकार की संरचनाएं हैं, ऐसे ब्रिज के आकार से संरचनाएं ऐसे होता, ये आखिर है क्या, क्वेश्चन तो बन रहा है कि आखिर है क्या। तो ये कुछ नहीं है, बस देखिए यहाँ तक ना, कहाँ गया, यहाँ तक ना, यहाँ तक एक का है,
देखिए यहाँ तक बस एक नेफ्रॉन है, और ये जो ना संग्राहक नलिका है ये केवल एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ये कई नेफ्रॉन का भाग है। यहाँ से जितनी ना शाखाएं कटी हुई हैं, यहाँ पे कोई ना कोई मतलब यहाँ पे हर इसके एक पार्ट में एक एक नेफ्रॉन आके मिल करके इसमें अपने मूत्र का विसर्जन करते हैं, जो कि मूत्राशय नलिका एकत्रित होता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे ना ये जितने पार्ट हैं यहाँ पे बहुत से का नेफ्रॉन लगे होते हैं। लगभग जो हमारी एक संग्राहक नलिका होती है ना, मतलब ये भी तो छोटी होगी, एक संग्राहक नलिका में लगभग 8-9 नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जुटा है तो यहाँ पर भी एक जुटा होगा ऐसे, फिर यहाँ पे भी एक जुटी होगी, यहाँ पे भी जुटी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। तो ये नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ऐसे काट दिया गया। क्योंकि हमें एक के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा अध्ययन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर जो होती है ना हमारे नेफ्रॉन पाई जाती है। एक मिनट, बढ़िया, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपने नेफ्रॉन का संरचना देख लिया। नेफ्रॉन में हमने देखा कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा मल्पिगन कणिका होता है, और जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट हमारा इसका होता है स्रावी भाग। फर्स्ट पार्ट में कुछ है ही नहीं, बस इसके 2 भाग होते हैं, मल्पिगन कणिका होती है और वोमेन संपुट होता है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वोमेन संपुट होती है, याद रखिएगा कि एक प्यालेनुमा संरचना होती है। ये मतलब ना जो प्यालेनुमा संरचना होती है, ये जो हमारा वोमेन संपुट होता है, वोमेन संपुट जो होता है ये द्विस्तरीय संरचना होती है। इसका जो बाहरी भाग होता है ना, ये हमारे सल की उपकला उत्तक का बना होता है, और जो इसका आंतरिक भाग होता है ये पीडोसाइट्स कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पीडोसाइट दिख जाए तो याद रखिएगा कि का वह वृक्क से संबंधित है, वृक्क किसके नेफ्रॉन से। क्योंकि जो हमारा वोमेन संपुट होता है, वोमेन संपुट द्विस्तरीय होता है, तो इसका जो फर्स्ट स्तर होता है ये हमारे सल की उपकला उत्तक का बना होता है, और जो हमारा आंतरिक पार्ट होता है, आंतरिक पार्ट हमारा पीडोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। किसका? पीडोसाइट्स, पीडोसाइट्स कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। वैसे ऑब्जेक्टिव में कहाँ से उठा के पूछ दे हमें खुद नहीं पता है, तो एक एक पॉइंट पे याद रखिएगा। वैसे पढ़ना हमारा काम है, तो पढ़ने का हमारा ये अर्थ होना चाहिए कि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना कहीं भी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्पिगन कणिका। मल्पिगन कणिका के 2 भाग होते हैं, हमारा ग्लोमेरुलस होता है अर्थात कि इसका कुछ होता है, सेकंड पार्ट वोमेन संपुट होता है, और स्रावी भाग में इसके 4 भाग होते हैं, समीपस्थ, दूरस्थ और हेनले का रूप। समीपस्थ, दूरस्थ, संग्रहक और हेनले का रूप। तो ये आशा करती हूँ कि आपको का ये स्रावी भाग बहुत इजीली से आ गया होगा। ये हमारा खत्म हो गया किसका, नेफ्रॉन का पूरा भाग। अब बात करते हैं कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। आप इसे देख लीजिए, मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक। देखिए अब बात करते हैं कि जो हमारा मूत्र का निर्माण कैसे होता है। आप इसके नाम को याद रखिएगा, मतलब मैं मिटा रही हूँ, इसे पढ़ाना है अभी, इसमें बहुत अच्छे से ज़्यादा। अब देखते हैं कि हमारा क्या मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है ना, ये हमारे मूत्र का निर्माण 3 भागों में होता है, 3 विधियों द्वारा होता है। जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण 3 विधियों द्वारा होता है। इसमें जो हमारी फर्स्ट विधि होती है, वैसे अभी बताऊंगी तो शायद हो भी नहीं पाएगा और मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पार्ट में देखेंगे ना कि जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है और किन विधियों द्वारा होता है। तो आप इसमें याद रखिएगा जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण 3 चरणों में पूर्ण होता है। और 3 चरणों में पूर्ण कैसे होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, ठीक। मिलते हैं।